नमस्कार। आज हम व्यू रचनात्मक प्रबंध से क्या आशय है। बच्चों, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि व्यू रचना क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी कार्य को करने के लिए जब एक सिस्टमेटिक तरीके से कोई कार्य किया जाता है, योजना बनाई जाती है, उस योजना पर आगे की ओर बढ़ा जाता है, तो उसे अपन नियोजन बोलते हैं। पर उस नियोजन को और उद्देश्य परक जब कर लिया जाता है तो उसको हम व्यू रचनात्मक प्रबंध बोलते हैं। और ये व्यू रचनात्मक प्रबंध मुख्य शब्द ये सेना से आया है कि आर्मी के अंतर्गत जब भी कोई शत्रु पक्ष का सामना किया जाता है तो सामना करते समय एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि किस तरह शत्रु को डिफीट कर दिया जाए। तो वो जो स्ट्रैटेजी शब्द वहाँ आर्मी में काम में आया, उसी शब्द को बिजनेस में ले लिया गया है, क्योंकि बिजनेस भी क्या है, एक स्ट्रेटजी है कि किस तरह जो कंपटीटर है उससे साथ में फाइट करनी है और फाइट करके अपने कंसर्न को आगे बढ़ाना है। तो यही व्यू रचना कही जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक प्री डिसाइडेड या पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो बनाई गई योजना है उसे हम व्यू रचना कहते हैं। अब ये व्यू रचना कैसे चलती है, तो उसमें अपन देखिए कि अपने को जाना कहाँ है, कब जाना है, किस तरीके से जाना है। मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं कि अपने उद्देश्य क्या है। तो उसके लिए कोई भी कार्य करने के लिए जितने भी क्वेश्चन मार्क वाले शब्द हैं, तो उन सारे शब्दों का आंसर इसमें ढूंढ लिया जाता है कि अपने को किस तरह से कार्य करना है। और जब उनको ढूंढ लिया जाता है तो उसका एक पाथ का डिसाइड हो जाता है कि अपने को कहाँ चलना है। और जब पाथ डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद में उससे संबंधित फ्यूचर कोर्सेज में देखा जाता है कि अब हमको उसका पाथ पर चलना किस तरह से है। जैसे सपोज करिए कि अपने को घर से कॉलेज तक जाना है, तो कॉलेज तक जाना है तो अपने ये तो पाथ डिसाइड कर लिया कि घर से कॉलेज का डिस्टेंस है उसको पार करना है, पर वो कैसे पार करना है। क्या हम पैदल जा सकते हैं, क्या हम कैब में जा सकते हैं, क्या अपने 4 व्हीलर में जाना है, अपने 2 व्हीलर में जाना है, किसी के साथ में शेयरिंग गाड़ी में जाना है, अपने को साइकिल से जाना है। मतलब ये बहुत सारे ऑप्शन अपने सामने हैं कि अपने को किस तरह से अपने को टाइम सेविंग करनी है तो हम 4 व्हीलर से जाएंगे, हमको एनवायरनमेंट को सेव करना है तो हम साइकिल से जाएंगे, हमको कुछ मामलों में एनवायरनमेंट सेव भी करना है और हमको फास्ट भी पहुंचना है तो हम शेयरिंग गाड़ी को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन अपने पास में आ जाएंगे। तो अपन ने जब पाथ डिसाइड कर लिया तो उसमें फिर चलने का तरीका भी अपन डिसाइड करेंगे कि अपने को वहाँ पे चलना किस तरीके से है। तो ये सारा कार्य करना ही स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहलाता है। तो अपन यही इसमें देखेंगे कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट से क्या आशय है। तब इसमें देखते हैं कि अपन ने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से हम चलते हैं उन तरीकों पे चलने का जो पाथ होता है, जो तरीका होता है, उसको ही अपन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि ये बहुत जटिल क्षेत्र है और इसमें हमने इसको कुल मिलाकर के 9 जटिल क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया है। तो ये 9 जटिल क्षेत्र ऐसे कि यदि इनके सबके हमने आंसर सही दे दिए तो अपना कार्य करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हो गया अपना जटिल क्षेत्र कि मिशन का निर्धारण करना। अब इसमें है कि कंपनी के मिशन का निर्धारण करना। अब मिशन का निर्धारण कैसे किया जाएगा कि कंपनी के लक्ष्य होता है, उसके ध्येय होता है, उसकी एक दर्शन होता है कि उसको किस तरीके से कार्य करना है। तो उन सबको देखना कि उसे किस तरीके से कार्य करना है, उसके हिसाब से कंपनी का मिशन तय हो गया कि उसको करना क्या है। जब उसने ये डिसाइड कर लिया तो उसके बाद में डिसाइड होएगा कि कंपनी का प्रोफाइल क्या करना है। तो कंपनी के प्रोफाइल को डेवलप किया जाएगा। तो कंपनी का प्रोफाइल हमेशा इंटरनल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तय होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी बिजनेस कंसर्न जब कार्य करता है या कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी व्यावसायिक संस्था जब कार्य करती है तो वो 2 तरह के एनवायरनमेंट में काम करती है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो कंपनी का प्रोफाइल है वो हमेशा इंटरनल एनवायरनमेंट से फिक्स होता है कि उसे उसकी उस आंतरिक परिस्थितियों को, उसकी कैपेसिटीज़ को दर्शाता है कि वो उस एक्सटर्नल वातावरण में किस तरह से कार्य कर सकता है। जब कंपनी का प्रोफाइल तय हो गया उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि कंपनी जिस वातावरण में कार्य कर रही है वो
वातावरण क्या है उसको अपन मूल्यांकन करेंगे। तो अब जैसे कंपनी के बाह्य वातावरण में, तो अब मैंने आपको बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल है, तो इंटरनल का तो अपन ने एक्सप्लेनेशन कर लिया। अब अपन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखेंगे। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो अपन इसमें देखेंगे एक सामान्य घटक क्या है और दूसरा कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स क्या है। तो सामान्य घटक में अपन देखेंगे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक परिस्थितियाँ क्या है, धार्मिक परिस्थितियाँ क्या है, और इसके बाद में अपन इसके साथ में अपन देखेंगे कि बाह्य वातावरण में कंपटीशन क्या है, क्योंकि मेन कंपटीशन पर निर्भर करेगा कि कंपनी किस तरह से कार्य करेगी, उसको अपनी क्या पॉलिसी बनानी है, उसको किस तरह की योजना बनाई जानी है। तो इन सबका बाह्य वातावरण के आधार पर निर्धारण करेंगे। यदि कोई नया कंसर्न आया है और कोई नई वस्तु लेकर के आया है, बिल्कुल इनोवेटिव है, तो उसका कंपटीशन नहीं है, परंतु जो पहले से चल रहा है उसी में वो इनोवेशन करके आया है और इनोवेशन के आधार पर आया है, उसी में वो और शामिल हो रहा है, तो उसे बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। फिर चौथा अपन देखेंगे कि विकल्पों का विश्लेषण करना। अब उसने बाह्य वातावरण का निर्धारण कर लिया, तो बाह्य वातावरण के आधार पर अब वो बहुत सारे विकल्प तय करेगा कि उसके क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो उन अल्टरनेटिव के हिसाब से कि वो जो उसका एक्सटर्नल और इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसके अनुसार वो ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंग सही है रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो वो उन विकल्पों का निर्धारण करेगा। अब उसके बाद में जब उसने विकल्प निर्धारित कर दिए, फिर वो देखेगा कि उसको अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए, जो कि उसने फर्स्ट पॉइंट में निर्धारित किया था कि उसके मिशन को प्राप्त करने के लिए उसका कौन सा डिज़ायर्ड ऑप्शन होगा कि उसको उस अल्टरनेटिव को वो एक्सेप्ट कर लेवे और एक्सेप्ट करके उसके ऊपर वो कार्य करना प्रारंभ कर देवे। तो अब ये जो उसको वांछित जो विकल्प तैयार करना है, तो उस वांछित विकल्प को तैयार करने के लिए उसे देखना होगा कि उसका इंटरनल परिस्थितियाँ क्या है, उसको अपना स्वॉट एनालिसिस करना होगा और उसके बाद में वो वांछित विकल्प की तैयारी करेगा कि ये वाला विकल्प उसे अडॉप्ट करना है ताकि वो अच्छी तरह से कार्य कर सकता है। अब जब उसने वांछित विकल्प की पहचान कर ली, अब है कि जब उस वांछित विकल्प को प्राप्त करने हैं तो फिर उसे अपने दीर्घकालीन उद्देश्य करने होंगे कि जो वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट है उनको डिसाइड करना होगा कि अब वो उस अल्टरनेटिव के द्वारा अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को वो कैसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जब होंगे तो उसके आधार पर वो 3 तरह के अपने उद्देश्य निर्धारित करेगा, जिसको कि अपन लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म या मास्टर प्लानिंग को डिसाइड करेगा और उस मास्टर प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो मध्यम कालीन उद्देश्य निर्धारित करेगा और अल्पकालीन उद्देश्य निर्धारित करेगा और उसके हिसाब से और अल्टरनेटिव डेवलप करेगा कि वो उस वांछित मिशन को प्राप्त करने के लिए उस दीर्घकालीन योजना के अनुसार अल्पकालीन योजनाएं बनेगा, क्योंकि एक साथ सारा उद्देश्य प्राप्त नहीं होता, उसको बार बार अल्पकालीन, उसको हर साल अल्पकालीन योजनाएं बनानी होगी और उसके हिसाब से उन उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा। और जब उसको ये दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन उद्देश्य निर्धारित कर लेगा, फिर विकल्प निर्णयों को लागू करना कि अब उसने जो ऑप्शन डिसाइड किया है, तो उसने जो डिसीज़न लिया है, तो डिसीज़न के लिया है उसके लिए उसे सारे इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रिसोर्सेज का एलोकेशन करना होगा। तो रिसोर्सेज उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाएंगे, फिजिकल रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। तो वो कितनी मात्रा में चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, किस स्थान पर चाहिए, उसे इन सब चीज़ों के आंसर्स ढूंढने होंगे और उसके हिसाब से उनका वो एलोकेशन करेगा और एलोकेशन करने के बाद में फिर नियंत्रण करेगा, क्योंकि जब भी कोई योजना बनाई जाती है तो उसकी कंट्रोलिंग भी होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक उसकी फीडबैक मालूम नहीं पड़ेगा कि वो योजना जो बनाई है वो सही है या नहीं है, तो उसके ऊपर आगामी कार्य करना कठिन हो जाएगा या वो कार्य सही नहीं हो पाएगा। तो उसने अभी तक जो भी उसके ऊपर रिसोर्सेज दिए हैं, जो भी योजना बनाई है, जो अल्पकालीन योजनाएं बनाई हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करके वो नियंत्रण करेगा और नियंत्रण करके उसमें यदि उसे कुछ एडिशन, अल्ट्रेशन जो भी करना है वो करके वापस आ जाएगा, अपने मिशन का निर्धारण करेगा कि उसने जो मिशन निर्धारित किया है वो किस तरह का सही है या नहीं उन परिस्थितियों के हिसाब से। यदि वो सही नहीं है तो वो पुनः उसमें कुछ अल्ट्रेशन करके
फिर नए सिरे से वापस कार्य करेगा, क्योंकि उसे गतिशील वातावरण में कार्य करना है, इसलिए उसे बार बार में परिवर्तित होना पड़ेगा और उसे डायनामिक रहना होगा, तो ही वो अपने स्ट्रेटजी को सफल कर पाएगा और वो मार्केट में अपना स्थान बना पाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यू रचनात्मक जो संबंधी जो निर्णय हैं वो व्यवसाय को की कार्यवाहियों को दीर्घकालीन नियोजन, निर्देशन, संगठन, स्टाफिंग और नियंत्रण की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के द्वारा वो एक मार्ग बताता है कि उसे किस तरीके से क्या कार्य करना है ताकि वो अपने आप को उस व्यवसायिक जगत में सफल बना सके। थैंक यू।